दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज भी दोस्तों मैं आप सभी के लिए इसी स्पेशल टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं, जिसमें आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत हम बातचीत करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स दोस्तों ये एक तरह से सेतु का काम करता है, आपके लिए बहुत आधार बनाएगा जब आप केमिस्ट्री विषय को पढ़ेंगे, और बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में भी आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में हमें क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। आज हमारे 14,970 सवाल पूरे होने वाले हैं, और अगर फिजिक्स की बात की जाए दोस्तों तो आज हमारे 44 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, आज हमारा फिजिक्स में 44 नंबर का लेक्चर है। ओवरऑल दोस्तों ये 499 नंबर का लेक्चर है। धीरे धीरे हम अपने 500 नंबर के लेक्चर को कवर करने वाले हैं। बस अगली क्लास में इंतजार कीजिए, 500 लेक्चर आपका कवर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कितनी अच्छी तैयारी आपकी इस टॉपिक पर हुई है, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यदि आपके पास समय हो तो एक बार आप डेमो जरूर देखिएगा। जो हमारे पेड कोर्स हैं सिर्फ डेमो देखिएगा, परचेज करने के लिए मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। सिर्फ एक बार आके डेमो देखिएगा, फिर डिसाइड कीजिएगा कि परचेज करना है या नहीं करना है। डेमो देख लीजिए, डेमो का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, पहला सवाल दे रहा है दोस्तों, परमाणु पाइल रिएक्टर दोस्तों ये किसे कहा जाता है। ऐसे सवाल देता है कि परमाणु पाइल रिएक्टर दोस्तों किसे कहते हैं। याद रखिएगा, पीछे मैंने आपको एक पढ़ाया था स्विमिंग पूल रिएक्टर, क्या आपको याद है? पिछली क्लास में हम लोगों ने एक पढ़ा था स्विमिंग पूल रिएक्टर। ठीक है, स्विमिंग पूल रिएक्टर। ठीक है, स्विमिंग पूल रिएक्टर। ठीक है, स्विमिंग पूल रिएक्टर आपको याद है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैं आपको याद दिला दूं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें मंदक के रूप में, ठीक है, मंदक के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते थे दोस्तों? मंदक के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते थे गुरु जल का। ठीक है, गुरु जल या भारी जल लिखिए सीधे। ठीक है, भारी जल को हम लोग क्या बुलाते हैं? D2O, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो जिस रिएक्टर में भारी जल का यूज होता है उसे स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं। जिस रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है उसे परमाणु पाइल रिएक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खास बात क्या दोस्तों, इस पाइल रिएक्टर में याद रखेंगे मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? यहाँ पे भारी जल की जगह क्या ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। बस यही अंतर है। स्विमिंग पूल रिएक्टर ऐसे रिएक्टर को कहा जाता है जो D2O का यूज करता है। ठीक है, और ये जो बाकी जो दे रहा है आज की जो क्लास है एटॉमिक पाइल रिएक्टर, ठीक है, ये मंदक के रूप में ग्रेफाइट का यूज करता है। बस छोटा सा अंतर है, समझ लेंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप परेशान हुए रहेंगे कि क्या जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए, करा रेडियोधर्मी पदार्थ से कौन सी किरणें उत्सर्जित होती हैं? तो देखिए इससे कुल मिला के ना 3 किरणें उत्सर्जित होती हैं। कौन कौन सी दोस्तों? याद रखेगा, कुल मिला के 3 किरणें। एक होती अल्फा किरण, क्या होती दोस्तों? एक होती है अल्फा किरण। ठीक है, दूसरा होता है बीटा किरण। ठीक है, अल्फा बीटा। तीसरा होता है गामा किरण। ठीक है, तो ये तीनों का दोस्तों उत्सर्जन होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ तो कोई भी होगा, उससे दोस्तों कौन सी किरणें पैदा होती हैं? तो याद रखेगा, उससे यही तीनों किरणें पैदा होती, या तो अल्फा, या तो बीटा, या तो गामा। अल्फा बीटा गामा ये कोई भी रहेगा। एक एक समझ में आ गया ना। अब एक एक के गुणधर्म हम लोग देख लेते हैं कि किसकी क्या गुणधर्म है, ये समझने का प्रयास करते हैं। बहुत आसान भी है दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं आपको कहानियां सुनाता हूं, इसी के साथ आपका हो जाएगा। करा रेडियो सक्रिय किरणों का गुणधर्म है, जिसमें हम बात करेंगे अल्फा किरणों के गुण के बारे में। ठीक है, हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? हम चर्चा करेंगे अल्फा किरणें जो होती हैं उनके क्या गुण होते हैं। ठीक है, अल्फा किरणों के गुण के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो मेरे हिसाब से सिर्फ 2 बातें दोस्तों अगर आप याद रखिए तो आपका काम हो जाएगा। पहली बात याद रखिएगा, ये किरणें धनावेशित होती हैं। ठीक है, पहली बात याद रखिएगा, ये किरणें क्या होती हैं? ये किरणें धनावेशित, ठीक है, धनावेशित होती हैं। ठीक है, धनावेशित होती हैं। यानी सर बीटा किरणें ऋणावेशित होंगी। ठीक है, और गामा किरणें गुणावेशित होंगी। गुणावेशित कुछ नहीं होता जी, या तो पॉजिटिव निगेटिव, उसके बाद तीसरा होता है उदासीन। ठीक है, तो गामा किरणें उदासीन होती हैं, अल्फा किरणें धनावेशित होती हैं, और बीटा किरणें ऋणात्मक होती है, ऋणावेशित होती हैं। तो एक एक लाइन तो याद रखेगा। दूसरा लाइन याद रखेगा दोस्तों,
अल्फा किरणें जब गमन करती हैं ना, जब जिस क्षेत्र से गमन करती हैं, ये हमेशा क्योंकि ये पॉजिटिव होती हैं, तो देखिए प्लस वाला माइनस की तरफ भागता है, माइनस वाला प्लस की तरफ भागता है। और उदासीन बेचारा, अब देखो जैसे लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होता है तो लड़की भी लड़के की तरफ आकर्षित होती है। और जो संत हो गया है, जो बैरागी है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो जो उदासीन है उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहां आपको समझेंगे कि अगर अल्फा किरण है और अल्फा किरण क्योंकि धनावेशित होती है तो यह ऋणावेशित की तरफ दोस्तों, मतलब क्या बोलते हैं, ये मुड़ जाती है ऋणावेशित की तरफ, ठीक है। इसको इस तरह से लिखिएगा, तो ऋणावेशित की तरफ मुड़ने मतलब ये ऋण ध्रुव की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। तो लिखिएगा ये किरणें गमन करते समय ठीक है, ऋण ध्रुवों की तरफ मुड़ जाती हैं, ऋण ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है, मुड़ जाती हैं, ठीक है। ऋण ध्रुव मतलब क्या दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, इस तरफ दोस्तों मुड़ जाती हैं। ये अल्फा किरणों के गुण हैं, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अगर सवाल आ जाए कि बताइए बीटा किरणों के गुण क्या होते हैं, ठीक है, बीटा किरणों के गुण, ठीक है, बीटा किरणों के गुण के बारे में बातचीत किया जाए तो क्या बताएंगे, पुनः फिर वही दो बातें, ठीक है। बीटा किरणों की खासियत क्या होती है दोस्तों, लिखिएगा ये किरणें ऋणावेशित होती हैं, ठीक है, ये किरणें ऋणावेशित होती हैं, ये किरणें ऋणावेशित होती हैं, पहली बात। दूसरी बात लिखिएगा दोस्तों, ये गमन करते समय, ये किरणें गमन करते समय ठीक है, धनावेशित, ठीक है, धनावेशित, या आप कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव ध्रुव होता है, जो उत्तरी ध्रुव होता है, इस तरफ दोस्तों ये मुड़ जाती हैं, तो आप उसे धन ध्रुव कहिए, ठीक है। जैसे वहां ऋण ध्रुव किए थे उसी तरह से धन ध्रुव किए, धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है, मुड़ जाती हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गया। इसी तरह से तीसरा पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। आइए अब गामा में हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। गामा किरणें जो होती दोस्तों, गामा किरणों के गुण, ठीक है, गामा किरणों के गुण, ठीक है। गामा किरणों के भी दोस्तों इसी तरह से दो गुण पाए जाते हैं। क्या क्या होता है दोस्तों, लिखिएगा ये किरणें उदासीन होती हैं, ठीक है, ये किरणें उदासीन होती हैं, ठीक है, उदासीन होती हैं। आगे लिखिएगा ये किरणें गमन करते समय विचलित नहीं होती हैं, यह किरणें गमन करते समय विचलित नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों इसके गुणधर्म। इसके गुणधर्म से खास करके पता कब कैसे सवाल बनते हैं, जब कथन कारक वाले सवाल बनते हैं ना, बस तब जान लीजिए इस तरह के सवाल जो है बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है, यदि चालू नाभिकीय रिएक्टर में कोई नाभिकीय रिएक्टर मान लीजिए चालू है और उसमें कंट्रोल छड़ों का उपयोग न किया जाए, अरे बर्बाद हो जाओगे जी। कंट्रोल छड़ों का उपयोग, ये कंट्रोल छड़ें जो होती है इसमें दो तरह की छड़ों का यूज किया जाता है, या तो कैडमियम की छड़ का यूज किया जाता है या बोरान की छड़ का यूज किया जाता है, यही दो यूज किया जाता है ना। अगर नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, जो न्यूट्रॉन गति कर रहा है उसको आप स्लो कर नहीं पाएंगे, विस्फोट हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा न्यूट्रॉन की गति कम न होने के कारण विस्फोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, विस्फोट हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ रचनात्मक कार्य करने बैठे हैं या उड़ाने बैठे हैं, ठीक है। तो वहाँ जितना रिएक्टर के आसपास सारी मशीनरी सब उड़ जाएगी, ठीक है। तो बिना कैडमियम या बोरान की छड़ों के, ठीक है, कभी भी रिएक्टर को चालू ना करें, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको आप जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र दोस्तों ये कहाँ स्थापित किया गया। देखिए जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया था, जो भारत का पहला रिएक्टर, ठीक है, भारत का पहला रिएक्टर मैंने पढ़ाया था, उस रिएक्टर का नाम था अप्सरा, ठीक है। क्या नाम था, अप्सरा नाम था, याद रखेंगे। और ये अप्सरा दोस्तों कहाँ लगाया गया था, जो ट्राम्बे है ना, ट्राम्बे दोस्तों ये मुंबई में स्थित है, वहीं पे दोस्तों ये अप्सरा लगाया गया था। ये भारत का ही नहीं वरन एशिया का भी सबसे पहला रिएक्टर था, ये आप याद रखेंगे। तो कभी कभी रिएक्टर वाले सवाल को लेकर के मन में कंफ्यूजन, यह रिएक्टर का सवाल नहीं है, ये कह रहा भारत का पहला
परमाणु संयंत्र ये कहां पे स्थापित किया गया था? तो ये दोस्तों तारापुर में स्थापित किया गया। और तारापुर कहां पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। यह स्थापित किया गया था तारापुर में, और तारापुर दोस्तों कहां पड़ता है? ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसे याद रखेंगे। यह भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु संयंत्र भी है, ठीक है। यह भी इसे एक साथ याद रखेगा, ठीक है। पूछता है सवाल कि भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु संयंत्र, ठीक है। भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो क्या बताएंगे? ये जो तारापुर वाला है ना, ये भारत का पहला है। तारापुर मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, इसे भी याद रखेंगे। करा ध्रुव या पूर्णिमा या साइरस, ठीक है दोस्तों। ध्रुव, पूर्णिमा, साइरस ये क्या है दोस्तों? तो पहले याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी के सभी ट्राम्बे में लगाए गए हैं। ट्राम्बे दोस्तों मुंबई में है, और मुंबई दोस्तों महाराष्ट्र में, ठीक है। तो पहले याद रखिएगा कि ये लगा कहाँ पर है, और अब बताता हूँ दोस्तों है क्या। यह दोस्तों एक तरह से शोध रिएक्टर है, इस पर शोध किया जाता है, ठीक है। यह क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, यह एक प्रकार के शोध रिएक्टर हैं, ठीक है। यह एक प्रकार के क्या है दोस्तों? शोध रिएक्टर हैं। यह आपका जवाब हो जाएगा। भाई रिसर्च करना पड़ेगा ना, तो यहीं पर दोस्तों सारा रिसर्च होता है। ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस, ठीक है। ये तीनों के तीनों दोस्तों एक ही जगह पे हैं, ये भी याद रखेंगे। करा इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र, ठीक है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। सॉरी, हैदराबाद कह रहे हैं, तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में कहाँ पर दोस्तों? यह कलपक्कम में स्थित है, ठीक है। यह तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है। कलपक्कम में दोस्तों एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी लगा है, ये भी याद रखेंगे। और यहीं पर इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र, आणविक रिसर्च सेंटर, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी के नाम पर जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो कलपक्कम में है, तमिलनाडु में है। इस पॉइंट को भी आप जो है क्लियर तरीके से पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय, ठीक है। अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय, परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय, ये कहां पर दोस्तों? ये वाला आपके हैदराबाद में है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आपके हैदराबाद में है, ठीक है। और पिछला जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। यानी परमाणविक, ठीक है, या आणविक, ठीक है। एटॉमिक रिसर्च सेंटर लिख दीजिएगा। एटॉमिक शॉर्टकट में याद करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। और ये कहाँ पर था दोस्तों? ये था कलपक्कम कहाँ पे था? ये था तमिलनाडु में, ठीक है। कलपक्कम तमिलनाडु में था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा रिवीजन करते चलिए तो अच्छा है, ठीक है। गुरु जल बोर्ड मतलब क्या हो गया? याद रखेंगे, जो D2O है जिसे आप क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, ठीक है। ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड कहते हैं। चाहे आप इसे ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड कहिए, चाहे आप इसे गुरु जल कहिए, चाहे आप इसे भारी जल कहिए, यह एक ही बात है, ठीक है। इन सब का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को स्लो करने में किया जाता है। और ये बोर्ड दोस्तों कहाँ पर बना हुआ है? तो यह बोर्ड आपके मुंबई में स्थित है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत प्यारा सा सवाल है। आगे बढ़िए, अपना अगला सवाल देखिए। करा भारी जल का उत्पादन होता है, ठीक है। भारी जल का उत्पादन दोस्तों कहाँ होता है? इसका उत्पादन भी मुंबई में होता है। मुंबई में कहाँ पर दोस्तों? तो ट्राम्बे में जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ठीक है। भाभा, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च, ठीक है, रिसर्च सेंटर जो है दोस्तों, ठीक है। यहीं पर ये भारी जल का उत्पादन भी होता है। भारी जल जिसे हम गुरु जल भी कहते हैं, भारी जल भी कहते हैं, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड कहते हैं, ये सब याद रखेंगे। करा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर स्थित है? पुनः दोस्तों यही सवाल आ गया, तो याद रखिएगा, यह आपके ट्राम्बे में स्थित है। ट्राम्बे कहाँ दोस्तों? ट्राम्बे आपके मुंबई में स्थित है। मुंबई का एक नगर है ट्राम्बे, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसे पुराने समय में जब इसे बनाया गया था उस समय इसे परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका पूर्व नाम क्या है? इसका पूर्व नाम है परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान। परमाणु ऊर्जा
प्रतिष्ठान, यह दोस्तों इसका पुराना नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहा भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है, ठीक है, भूकंपी पेटी में दोस्तों कौन सा परमाणु संयंत्र स्थित है? तो ऐसे कुल मिला के 3-4 हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, एक एक को नोट करना है, जिसमें से पहले हम अपना उत्तर प्रदेश वाला नोट करेंगे। नरौरा, नरौरा जो परमाणु संयंत्र है ये आपके बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये भूकंपी पेटी 4 में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, पहले नंबर 1 पे लिखिए भूकंपीय पेटी 4, ठीक है, भूकंपीय पेटी 4, ठीक है। पेटी 4 में दोस्तों कौन आता है? तो इसमें आता है आपका नरौरा, ठीक है, नरौरा परमाणु संयंत्र, ठीक है, नरौरा परमाणु संयंत्र। और ये नरौरा परमाणु संयंत्र है कहाँ पर? तो लिखिएगा बुलंदशहर। कहाँ है? बुलंदशहर में स्थित है। और बुलंदशहर कहाँ है दोस्तों? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आप इसको याद रखेंगे। दूसरे पॉइंट पे लिखेगा दोस्तों इसी तरह से भूकंपी पेटी 3, ठीक है, भूकंपीय पेटी 3, ठीक है। जिस तरह से भूकंपी पेटी 4 में नरौरा वाला है, ये भूकंपी पेटी पर स्थित दोस्तों परमाणु संयंत्र याद रखेगा, उसी तरह से भूकंपी पेटी 3 जो है दोस्तों इस पे भी है। भूकंपी पेटी 3 में याद रखेंगे एक ही आता है, वो केवल तारापुर आता है, ठीक है। तारापुर कौन सा, जो महाराष्ट्र वाला सर पढ़ा वही वाला? हाँ, जो पहला आपने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर आता है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो तारापुर वाला ये आता है, ठीक है। इसी तरह से भूकंपी पेटी 2 जो है, ठीक है, 2, ठीक है, तीसरा नंबर लिखेगा भूकंपी पेटी जो सेकंड वाली पेटी दोस्तों इसमें 2 आते हैं, ठीक है, एक कल्पक्कम आता है, एक कैगा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 आते हैं, एक तो कल्पक्कम आता है, ठीक है, कल्पक्कम, और एक दोस्तों कैगा आता है, ठीक है, कल्पक्कम और कैगा दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। कल्पक्कम दोस्तों कहाँ स्थित है? ये आपके तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। कल्पक्कम जो है ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। और ये जो तारापुर था दोस्तों ये आपके मुंबई में स्थित है, ठीक है, तारापुर। तो इस तरह से दोस्तों कौन कौन से परमाणु संयंत्र ऐसे हैं जो अलग अलग भूकंपी पेटियों पर हैं, ये सवाल दोस्तों यहाँ से आपको एग्जाम में फंसा सकता है, इसलिए पहले से अलर्ट रहिए और इसको समझते चलिए, ठीक है। कारण नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या है? भारी जल के रूप में 2 चीज़ों का यूज करते हैं। मेन तो भारी जल एक ही होता है, भारी जल, चाहे आप इसे कहिए, चाहे आप इसे गुरु जल कहिए, और चाहे आप इसे क्या कहिए, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड बोलिए, ठीक है, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, ठीक है, डाइऑक्साइड, या सीधे सीधे इसका फार्मूला नोट कर दीजिए D2O, ठीक है। तो ये काम क्या करता है दोस्तों? तो याद रखेगा न्यूट्रॉन की गति को, ठीक है, न्यूट्रॉन की गति को मंद करता है, ठीक है, मंद यानी कम, ठीक है, कम करता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जान लीजिए फिर अभिक्रिया नियंत्रित कहाँ रही? अगर एक कंट्रोल नहीं हुआ तो अभिक्रिया नियंत्रित कहाँ होगी? फिर तो अनियंत्रित हो जाएगा, तो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप जानते रहिए, ठीक है। देखिए ये हमारा 7वां विषय जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अब तक मैं आपको 6 विषय विधिवत जो है कवर करा चुका हूं, जिसमें एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न तीनों इतिहास हो गया है, पूरा संविधान हो गया है, पूरा भारत का भूगोल हो गया, पूरा विश्व का भूगोल हो गया है। अब दोस्तों हमारा 7वां विषय जो चल रहा है ये फिजिक्स की क्लास चल रही, ठीक है, ये हमारी फिजिक्स की क्लास चल रही है। 456 नंबर से पढ़ना शुरू किया था, 499 नंबर तक आ गया, और आज हमारा ये फिजिक्स में 44 नंबर का लेक्चर है, ठीक है, 44 नंबर का लेक्चर है। मुझे लगता है 50 लेक्चर में ऑलमोस्ट आपका जो फिजिक्स है ये विधिवत तरीके से दोस्तों समाप्त हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। करा सितारों में, सितार मतलब क्या दोस्तों? सितार का मतलब तारा, तारा का मतलब स्टार की बात कर रहा है, वो बजाने वाला सितार और गिटार की बात नहीं कर रहा है। करा सितारों में यानी तारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन, ठीक है। इनमें क्या हो रहा है दोस्तों? इनमें नाभिकीय संलयन हो रहा है, और नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप हाइड्रोजन जो है दोस्तों, हाइड्रोजन ये हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है,
हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है और ऊष्मा दे रहा है, उसी से दोस्तों ये जो है हमें वहाँ से प्रकाश मिलता है। मतलब ऊष्मा जब निकल रही तो दोस्तों प्रकाश फैल रहा है चारों तरफ, क्योंकि सूर्य हमारे सबसे नज़दीक का तारा है, इसलिए सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पृथ्वी पर आता है। बाकी के जो तारे हैं बहुत दूर स्थित हैं, इस वजह से उनका प्रकाश नहीं आता है। कल्पक्कम, कल्पक्कम में आपको मैं पीछे याद दिला दूं जो आपने पीछे पढ़ा था। कल्पक्कम में क्या स्थित है दोस्तों? इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर बना हुआ है, इंदिरा गांधी ARC स्थित है, याद रखेंगे। कल्पक्कम परमाणु शक्ति केंद्र दोस्तों कहाँ है? पीछे ही मैंने आपको बताया था, ये आपके तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। कल्पक्कम परमाणु शक्ति केंद्र आपके तमिलनाडु में स्थित है। इसके भी अंदर अगर आपसे पूछ दे कि कहाँ है तो याद रखेगा तमिलनाडु में कांचीपुरम पड़ता है, ठीक है, कांचीपुरम, ठीक है। तो कांचीपुरम में दोस्तों ये कल्पक्कम स्थित है। क से कांचीपुरम, क से कल्पक्कम, इस तरह से याद रखेंगे। नरोरा, नरोरा नहीं होता, नरौरा होता है। नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा यह आपके बुलंदशहर में स्थित है। बुलंदशहर दोस्तों कहाँ है? ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो नरौरा है ये जो भूकंपी पेटी 4 पर स्थित है, ठीक है। भूकंपी पेटी 4 पर दोस्तों ये स्थित है, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में केवल एकमात्र यही है अभी वर्तमान में, नरौरा परमाणु केंद्र, ठीक है। इसी तरह से सवाल आया काकरापारा। काकरापारा दोस्तों कहाँ है? ये सूरत के निकट है, गुजरात में, ठीक है। तो लिखिएगा, पहले तो लिखिए गुजरात में स्थित है काकरापारा, और जब इसके अंदर जानना हो तो बताइएगा सूरत के निकट, ठीक है, सूरत के निकट, ठीक है। ये काकरापारा दोस्तों स्थित है, याद रखेंगे। ये अच्छा सा सवाल हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है ट्राम्बे। ट्राम्बे परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे परमाणु शक्ति केंद्र जो है दोस्तों ये आपके मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। कैगा दोस्तों कहाँ है? कैगा दोस्तों कर्नाटक में है। फिर अगला सवाल कि कर्नाटक में कहाँ पर पड़ता है कैगा? तो याद रखिएगा उत्तरी कन्नड़ जिले में, ठीक है। कहाँ पर? कर्नाटक में। कहाँ? तो कर्नाटक में उत्तरी कन्नड़ जिले में, उत्तरी कन्नड़ जिले में यह स्थित है, ये आप याद रखेंगे कैगा, ठीक है। तो अलग अलग जितने भी परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं उनके बारे में दोस्तों, परमाणु शक्ति केंद्र के बारे में सवाल ऐसे आता रहता है, ठीक है। रावत भाटा दोस्तों ये आपके राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में ये आपके वहां पर जी जहां बच्चे तैयारी करते कोटा, कोटा में स्थित है दोस्तों। तो लिखिएगा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में यह स्थित है। राजस्थान में कहां पर दोस्तों? तो यह राजस्थान के कोटा में स्थित है रावत भाटा परमाणु संयंत्र, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्टली दोस्तों आपसे पूछ लेता है कि कौन सा वाला संयंत्र कहां पे स्थित है, ऐसा सवाल आता है। थोड़ा सा हट के सवाल देखते हैं। करा दृश्य किरणें, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे और इंफ्रारेड में से सबसे ज्यादा ऊर्जा दोस्तों किसमें होती है? तो इन चारों को अगर देखा जाए तो इन चारों में सबसे ज्यादा ऊर्जा दो दोस्तों, ठीक है, सर्वाधिक ऊर्जा, ठीक है, सर्वाधिक ऊर्जा दोस्तों किसमें है? तो लिखिएगा एक्स रेज में होता है सबसे ज्यादा। जो अभी दिया है उस आधार पे देखेंगे तो एक काम करते हैं हम, एक इस तरह से दोस्तों बना लेते हैं कि आपको थोड़ा सा और अच्छे समझ में आ जाए। अगर एक्सरे में सबसे ज्यादा ऊर्जा, तो ये अभी जितना दिया है उसको हम किस हिसाब से सेट कर सकते हैं, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। एक्सरे के ठीक पीछे दोस्तों अल्ट्रावायलेट रे होता है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है, जिसे हम पराबैंगनी किरण कहते हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट को क्या कहते हैं? हिंदी में मान लीजिए दे दिया पराबैंगनी किरणें, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रे ये एक्सरे से ठीक पीछे होता है, और इसके पीछे दोस्तों कौन होता है? दृश्य प्रकाश। जो प्रकाश हम लोग अपनी नंगी आंखों से देखते हैं उसे कहते हैं दृश्य प्रकाश। और उसके बाद दोस्तों होता है अवरक्त। अवरक्त लिखा है कि हिंदी में लिखा है? कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा। इंफ्रारेड लिखा है ना, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवरक्त किरणें बोलते हैं, ठीक है। अरे जो रिमोट वगैरह में होता है, ठीक है, अल्फा रेड, ठीक है, अल्फा अवरक्त किरणें लिखिए, ठीक है, अवरक्त किरणें, ये आप याद रखिएगा। तो इसका एक सीक्वेंस मैंने बना दिया, ये सीक्वेंस आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बीच में से कहीं भी कोई भी दे, मान लीजिए एक हटा दिया, एक्सरे हटा दिया, तो तब कौन आ जाएगा? तब पराबैंगनी। मैं एक काम करता हूं ना, मैं आपको लंबा चौड़ा एक जो है बना के देता हूं, जो स्पेक्ट्रम पे बना होता है उस आधार पे देता हूं, ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। देखिए सवाल भी दे रहा है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक और न्यूनतम ऊर्जा दोस्तों किसकी होती है, ये बताएंगे। तो सर्वाधिक शुरू होती गामा से, सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होती दोस्तों वो गामा की होती है। गामा के बाद दोस्तों किसकी होती है?
गामा के बाद हमेशा रखिएगा एक्सरे को, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बीच में अलग अलग डाल देते हैं, तो अब यहीं से हमको पता चल गया कि अगर सर्वाधिक पूछेगा तो हमको हमेशा क्या बताना है, हमको तब गामा बताना है। गामा अगर नहीं ऑप्शन में दिया है तब एक्सरे बताना है, ठीक है। अब एक्सरे भी नहीं ऑप्शन में दिया तो एक्सरे के बाद क्या हो जाता है दोस्तों, तब हम अभी यहां से आ रहे हैं ना, पीछे से आइए, तो ये पराबैंगनी किरणें, ठीक है। पराबैंगनी, हमने कहा पराबैंगनी को अल्ट्रावायलेट भी लिख सकता है, यूवी भी लिख सकता है। यूवी से जब आप आगे बढ़े थे तो दृश्य प्रकाश यहां मिला था, फिर उसी तरह से यहां भी आपको दृश्य प्रकाश मिल जाएगा, ठीक है। दृश्य प्रकाश मिल जाएगा, ठीक है। दृश्य प्रकाश से जब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, दृश्य प्रकाश से आप आगे बढ़ेंगे तब क्या मिल जाएगा दोस्तों, तब आपको जो है दृश्य प्रकाश से जब आगे बढ़ेंगे तब आपको इंफ्रारेड मिल जाएगा, ठीक है। इंफ्रारेड मिल जाएगा। इंफ्रारेड को ही अवरक्त भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। फिर इंफ्रारेड से अगर और पीछे आओगे आप तो आपको मिल जाएगा अवरक्त के बाद माइक्रोवेव मिलता है। क्या मिलता है, इसके बाद आपको मिलता है माइक्रोवेव। ये सीक्वेंस दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले गामा, सबसे बड़ा गामा, गामा के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद यूवी किरणें, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी के बाद दोस्तों आ जाता है इंफ्रारेड, सॉरी दृश्य किरणें जो आंख वाली होती है, ठीक है। उसके बाद आता है ये बीच में समझ लीजिए, ठीक है। इसको आप ऐसे रखिए बीच में, जो आपको आंख से दिखता है, और एक तरफ भागिए फिर दूसरी तरफ भागिए, ठीक है। तो यहां आ जाता है इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड के और पीछे जाएंगे तो माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के भी पीछे चले जाएंगे तब आपको मिलेगा रेडियो तरंगे, ठीक है। तो रेडियो तरंगे दोस्तों जो होती हैं ये क्या होती हैं, आप पूछा था ना न्यूनतम ऊर्जा, तो यहां पे लिखेगा ये न्यूनतम ऊर्जा वाली है, ठीक है। तो अभी आपसे जो सवाल पूछा, अधिकतम ऊर्जा में गामा, न्यूनतम ऊर्जा में रेडियो तरंगे, ये आपको दोस्तों जवाब देना है। ये इसी तरह से होता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देखिएगा एग्जाम में क्या दिया, कैसे दिया, इसी को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने देगा, ठीक है। कुछ नया नहीं है, इसी को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने प्रेजेंट करेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, कह साइक्लोट्रॉन क्या होता है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन आपको लगता है साइक्लोन आ गया, मतलब चक्रवात आ गया, नहीं, इससे चक्रवात से कोई लेना देना नहीं है। याद रखेगा साइक्लोट्रॉन में होता क्या है, इसके द्वारा अल्फा कण और ड्यूट्रॉन जो है बहुत तेज वेग में उत्पन्न किया जाता है। साइक्लोट्रॉन इसी को कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहां पे लिखेगा अल्फा कण एवं, ठीक है, एवं ड्यूट्रॉन कण आदि, ठीक है। अल्फा कण और ड्यूट्रॉन कण आदि में उच्च वेग उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। आदि में उच्च वेग उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। जब दोस्तों इन चीजों में उच्च वेग उत्पन्न किया जाए, ठीक है, तो ये किसके माध्यम से होता है, साइक्लोट्रॉन जो है इसके माध्यम से होता है। ये एक तरह का त्वरक होता है। क्या होता है दोस्तों, ये एक तरह का त्वरक होता है, यानी किसी की स्पीड को बढ़ा देने वाला जैसा, ठीक है। तो ये त्वरक जैसा होता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, साइक्लोट्रॉन की खोज किसने किया था। हाँ, ये बड़ा प्यारा सा सवाल है। साइक्लोट्रॉन की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने किया था, तो शॉर्टकट में दोस्तों याद रखेगा लॉरेंस। किसने किया था दोस्तों, मुझे पूरा नाम याद भी नहीं है, लॉरेंस, इतना ही याद किया था मैं, तो इसको याद रखेंगे। साइक्लोट्रॉन की खोज किसने किया था, लॉरेंस ने किया था, इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, जिसको IAEA कहते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी और अभिकरण, ठीक है, जो होता है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पर है, ऑस्ट्रिया वियना में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां दोस्तों, इसका मुख्यालय जो पूछा है ये कहां पर है, ये ऑस्ट्रिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया दोस्तों राजधानी है वियना की, ऑस्ट्रिया राजधानी वियना की, और वियना में ओपेक का भी मुख्यालय है, ठीक है। याद रखिएगा यहीं पर ओपेक का भी दोस्तों मुख्यालय कहां पर है, यह भी दोस्तों वियना में ही है, ठीक है। यह भी वियना ऑस्ट्रिया में ही है। ओपेक दोस्तों ये पेट्रोलियम बेचने वाले देशों का एक समूह है, उसका मुख्यालय भी दोस्तों, ओपेक का मुख्यालय भी ऑस्ट्रिया वियना में, याद रखेंगे। और जो IAEA दे रहा है, ये दोस्तों कब इसकी स्थापना किया गया था, तो 1975, याद रखेगा, ठीक है। ये 1975 में दोस्तों इसकी स्थापना की, 75 कह रहा हूं, 57 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। DRDO बना था 57 यार। सुनो मैंने जो याद किया कैसे, इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, DRDO की स्थापना हुई थी
1958 में, और ये जो IAEA दे रहा है ये हुआ है 1957 में, ठीक है। तो थोड़ा सा लोड रखिए दिमाग पे, ठीक है, मिलेगा, सारा जवाब मिलेगा। अब हो जाता है कभी कभी, ठीक है, मिस्टेक, तो इसको आप जो है ध्यान में रखेंगे। इसरो भी इसी के साथ याद कर लीजिए, पूछ सकता है परीक्षा में, बताइए इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969, वही साल है जिस साल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। ये वही साल है जिस साल नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे गए थे, अपना कदम रखे थे ना, इसी साल अपोलो वाला मिशन हुआ था, ठीक है, तो याद रखेगा। और 1958 में DRDO बना था। अब बाकी IAEA जो है दोस्तों ये बना 1957 में, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। करा रेडियो एक्टिविता की खोज दोस्तों किसने किया है? तो याद रखेंगे हेनरी बेकुरल ने किया है। किसने किया है? हेनरी बेकुरल ने दोस्तों रेडियो एक्टिविता की दोस्तों खोज किया है, याद रखेंगे। करा प्रकृति में कितने प्रकार के रेडियो एक्टिव क्षय दो होते हैं दोस्तों, ये बताना है। प्रकृति में कितने प्रकार के रेडियो एक्टिव क्षय होते हैं ये बताना है। तो 3 प्रकार के क्षय होते हैं। कितने प्रकार के? 3। एक होता है दोस्तों अल्फा क्षय, एक होता है दोस्तों बीटा क्षय, और एक होता है दोस्तों गामा क्षय। अल्फा क्षय, बीटा क्षय, गामा क्षय, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें से अल्फा क्षय में हीलियम उत्पन्न होता है, बीटा क्षय जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, और बाकी गामा क्षय जो होता है दोस्तों इसमें फोटान निकलता है, फोटान उत्सर्जित होता है। तो लिख लीजिएगा, कभी कभी इसका उत्सर्जन पूछ लेता है, ठीक है, कि किसका उत्सर्जन होता है। भाई क्षय हो रहा है तो उत्सर्जन होगा ना कुछ, ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे अल्फा वाले में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। बीटा वाले में दोस्तों किसका उत्सर्जन हो जाता है? सॉरी, अल्फा वाले में हीलियम का होता है जी, अल्फा वाले में हीलियम का होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का होता है। और गामा वाले में किसका क्षय होता है? तो यहाँ पर फोटान का होता है, फोटान। बहुत उच्च ऊर्जा में दोस्तों फोटान निकलती है। तो प्रकृति में 3 ही तरीके से दोस्तों रेडियो एक्टिव क्षय होते हैं, ये फिक्स है, ठीक है। आगे देखिए, करा किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु ये किस पर निर्भर नहीं करती है? ध्यान दीजिएगा, नहीं करती बोला है दोस्तों, तो उसके द्रव्यमान पर, याद रखिएगा, द्रव्यमान पर कभी भी निर्भर नहीं करती है, ये आप याद रखेंगे, द्रव्यमान पर। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो द्रव्यमान फिलहाल देखिए, ठीक है, इस पर निर्भर नहीं करती है, ये आप याद रखेंगे। बाकी किस तरह से निकाला जाता है इसका फार्मूला मैं आपको सिखा चुका हूं, बता चुका हूं, ठीक है। तो आज का सेशन ही समाप्त होता है। देखिए 30-30 सवाल पढ़ते हुए हम अपने 499 लेक्चर को कवर कर लिए, ठीक है। बिना आई बट किए हुए जब आप इस सीरीज को देखेंगे तो धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन एक एक विषय आपका कवर होता जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप इस सीरीज में जितने भी लेक्चर मैंने दिए हैं कोशिश कीजिए, पीछे के वीडियोज भी जाकर देखिए। लंबी क्लास नहीं है, मैं कोई हंसी मजाक नहीं करता, सीरियस होकर सिर्फ काम की बात करता हूँ। सोचता हूँ कहीं आपका कोई समय नुकसान ना हो जाए मेरी वजह से। मैं चाहता तो इसी क्लास को, आधे घंटे की क्लास को 1 घंटे में पढ़ाता, लेकिन दिक्कत क्या है ना, 1 घंटे में पढ़ाता तो आपकी स्पीड वैसी बन जाती। अभी सोचो इतना बातचीत करते हुए, इतना कुछ लिखते हुए 30 सवाल 30 मिनट में खत्म हो जाते हैं, मोटी मोटा, ठीक है। तो ये तो हम लोग की अच्छी स्पीड है ना। अगर इस तरह से स्पीड बनी हुई है तो एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है। भाई इतना लिख भी तो रहे हैं, अगर खाली आंसर टिक करना हो तो मुझे लगता है 5 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आज का सेशन ही समाप्त होता है। बाकी कोर्सेज हमारे पास बहुत सारे हैं, यदि आपको अच्छा लगे दोस्तों तो आप एक मौका जरूर दीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। हमारे कोर्सेज को एक बार डेमो देखिए, पसंद आएगा आपको क्लास, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। ये हमारा नया एप्लीकेशन है स्टडी 91 ऑफिशियल, इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। सारी क्लासेज इसी पे चल रही हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कोई जानकारी चाहिए, कोई सुझाव चाहिए, कुछ पूछना हो तो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।